हाय गाइस। तो आज मैं एक डिफरेंट कंपनी की बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से। और अभी इसका रिजल्ट भी आया है कल, और बहुत ही मतलब रिमार्केबल रिजल्ट रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट रहा है। इसका टॉप लाइन आई थिंक 94% से ग्रो किया है आई थिंक। तो रिजल्ट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही। मैंने आज सोचा कि एक डिफरेंट कंपनी डिस्कस करता हूँ अपार्ट फ्रॉम आवर फाइनेंशियल स्पेस, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ आप लोग हर कंपनी को एनालाइज करना सीखें। बिकॉज जिस पैरामीटर पे आप जिस फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे एक बैंक को डिस्कस करते हैं, वो डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा जिससे आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनालाइज या डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, पहले मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। बिजनेस मॉडल, रिजल्ट कैसा रहा एंड आउटलुक क्या है कंपनी का। दूसरा, इसी वीडियो में दूसरी कंपनी के बारे में बात करूंगा, एक्सिस बैंक का। उसका भी कल रिजल्ट आया है, और कैसा रहा है, आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल स्पेस में है, वो जल्दी हो जाना चाहिए कवर। तो बेसिकली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एज आई सेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। तीन चीज़ें कंपनी करती है। एक तो कंपनी ओडीएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें वो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे वो एसी के लिए करे, चाहे वो कूलर्स के लिए करे, किसी अपने एंड क्लाइंट के लिए। कंपनी का क्लाइंट लिस्ट बताऊंगा, बहुत ही यूनिक, यूनिक क्या, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही वेल नोन नेम्स हैं कंपनी के क्लाइंट के। दूसरा सेगमेंट हो गया, एक तो ओडीएम मैंने बताया, दूसरा सेगमेंट है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये दूसरी कंपनीज के लिए, सपोज वोल्टास हो गई और लॉयड हो गया और बजाज हो गया, उनके लिए वो ओईएम्स हैं। अब ये बनाती है उनके प्रोडक्ट्स, कूलर्स बना दिए, किसी के लिए वॉशिंग मशीन बना दी, सैमसंग के लिए। सैमसंग तो क्लाइंट, आई डोंट थिंक सैमसंग इनका क्लाइंट है, बट और कोई कंपनीज होंगी जो एसी में हो गई, वोल्टास एंड ऑल, तो उनके लिए पूरा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के भी काम करती है। तीसरा कंपनी का है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, प्लास्टिक के मोल्ड्स बनाती है कंपनी। और इनफैक्ट कंपनी का देखा जाए ना, तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू आया है कंपेयर टू द लास्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, 94% जंप आया कंपनी के रेवेन्यू में। 94, ऑलमोस्ट डबल कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट डिवीजन बहुत अच्छा किया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस वर्टिकल्स में उस उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे मेजर जो सेगमेंट है करंटली, आई थिंक 75% जो था इसी सेगमेंट ने जनरेट किया रेवेन्यू, वो था प्रोडक्ट सेगमेंट। तो प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी क्या करती है, आर बनाती है, विच इज़ योर रूम एयर कंडीशनर्स, चाहे वो इंडोर्स हो, चाहे वो आउटडोर्स हो, चाहे वो विंडो एसीज हो। फिर कंपनी वॉशिंग मशीन्स बनाती है प्रोडक्ट सेगमेंट में, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो, चाहे वो फुली ऑटोमेटिक हो। और थर्ड कैटेगरी है आपका एयर कूलर्स का, चाहे वो फिर पर्सनल एयर कूलर हो, चाहे विंडोज़ का एयर कूलर हो, चाहे आपका डिजर्ट एयर कूलर हो। तो ये हो गया कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट, और 75% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस सेगमेंट ओनली। ठीक है। दूसरा कंपनी का सेगमेंट है प्लास्टिक मोल्डिंग का, और उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए प्लास्टिक मोल्ड्स बनाती है। सपोज आपका एसी लगना है, तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक मोल्ड्स के ऊपर लगता है, चाहे आप अब विंडो एसी लगाएं, चाहे कहीं पे भी लगाएं, उसमें प्लास्टिक मोल्ड्स है। हर एप्लीकेशन, हर इंडस्ट्री के लिए प्लास्टिक मोल्ड्स बनाते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात कंपनी की ये है ना, पिछले 4 सालों में जो प्लास्टिक मोल्ड का, सपोज अगर 2021 की मैं बात करूं, 2021 की, तो जो प्लास्टिक मोल्ड होता था उस टाइम पे, जो ये सेगमेंट होता था, इट यूज टू अकाउंट फॉर 60 to 70% ऑफ द रेवेन्यूज। वहां से कंपनी ने एक मतलब गजब का ही टर्न अराउंड किया है, सारा ध्यान कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट में आ गया। ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक मोल्डिंग का सेगमेंट है वो रिड्यूस हुआ है या डिग्रो किया है, उसमें पेस ऑफ ग्रोथ कम आया है। एंड इट वाज अ कॉन्शियस स्ट्रेटजी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कि हमें प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन प्लास्टिक मोल्डिंग पे। तो मैंने बताया ना, 60 to 70% हुआ करता था आपका प्लास्टिक मोल्ड का जो डिवीजन था 2-4 साल पहले। अब 60 to 70 हो गया प्रोडक्ट का, एकदम उल्टा हो गया है। पहले तो अब आई थिंक 10 या 15% ही बचा है प्लास्टिक मोल्डिंग का। और थर्ड इनका सेगमेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। उसमें क्या करते हैं, टीवी मैन्युफैक्चर करते हैं, और सेकंड करते हैं पीसीबी असेंबलीज, जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। उसमें बेसिकली इनके पास एक एसएमटी लाइन है, जिसमें आप जो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी होता है, पीसीबी बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली एच करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। उससे प्रिसीजन भी आता है आपका, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है वो। तो लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है जिसमें टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये एक जेवी बना रहे हैं गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और वो अपने कंपनी से हटा के वो पार्ट टीवी प्रोडक्शन का वो
गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स को दे रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो ग्रुप लेवल पे गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% इनका पार्ट रहेगा, और 50% आई थिंक जामिया या जानिया एक ग्रुप करके है, उसका वो पार्ट रहेगा। तो चौथा इनका टूल मैन्युफैक्चरिंग, बट वो बहुत मिनिस्क्यूल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है। तो वो भी हर सेगमेंट में, लाइक सैनिटरी वेयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोटिव, उनके लिए टूल्स बनाते हैं, मोल्ड्स वगैरह। तो लेकिन वो बहुत ही कम छोटा सेगमेंट है, तो उसके बारे में अभी क्या बात करनी। और की क्लाइंट्स इस कंपनी का अगर मैं देखूं, एज आई सेड, जब मैं नाम बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे क्या क्या क्लाइंट है इसके। एसर हो गया, आपने सुना होगा, एओ स्मिथ सुना होगा, बजाज सुना होगा, एस्ट्रल सुना होगा, ब्लू स्टार हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्रोमा, एयर, कोलर जो सैनिटरी वेयर में है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक हो गया, रियलमी, रिलायंस डिजिटल, लॉयड, एलजी, वोल्टास, वर्लपूल, गोदरेज, बीपीएल, ये सारे इसके क्लाइंट हैं। इन सब क्लाइंट्स के लिए ओडीएम और ओईएम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एज आई सेड। अब इसके हम जाते हैं रेवेन्यूज के ऊपर और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं इस क्वार्टर से, और इसके पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू एज आई सेड 95% से ग्रो किया, ऑलमोस्ट डबल हुआ है रेवेन्यू। और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो चीज़ सेम है। इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए है क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक साल पहले भी 82% अकाउंट करते थे और इस बार भी 82% अकाउंट करते हैं। मार्जिन कंपनी के बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन वॉल्यूम प्ले कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है, वो पूरा कॉम्पनसेट कर रहा है आपके कम मार्जिन को भी। और एबिटा कंपनी का डबल हुआ है, 100% से इंक्रीज किया, और एबिटा मार्जिन भी कंपनी का 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है और 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, 9.9 से लेकर 10.2 बढ़ गया है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 150% से बढ़ा है, 151% से, मतलब 33 करोड़ का पैट हुआ करता था एक साल पहले आज से, और अभी पैट हो चुका है 85 करोड़ का। तो आप देखो कितना जंप आया, डबल से भी ज्यादा। पैट मार्जिन भी 5.0% से 6.4% से इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में कोई बहुत ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इस क्वार्टर को और पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करें, 82% ही है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कंपनी ने जो कमाल किया है वो किया है वॉल्यूम्स पे, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन पे भी ऐसा कोई मतलब चमत्कार नहीं किया है, कोई वंडरफुल अचीवमेंट नहीं है कि ऑब्वियसली 5 से 1.5% आपने मार्जिन बढ़ाया पैट का, वो ठीक, वो अच्छा है। लेकिन जो आपका वॉल्यूम प्ले है वो जबरदस्त है। आपने वॉल्यूम ही इतना कर दिया कि आपको मार्जिन की फिर जरूरत नहीं है। आप थोड़े बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी आप अपना पैट और रेवेन्यू का ग्रोथ एकदम रिमार्केबली बढ़ा सकते हैं। ये मुझे इस कंपनी का बहुत ही अच्छा लगा। और स्पेशली वो कंपनी का फोकस, मतलब एक मैनेजमेंट जो फार साइटेड होता है ना, जो दूर का सोचता है, वो उसको हमेशा पता होता है कि अब डिमांड कहाँ पे आने वाली है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी कितना फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। पीएलआई इंसेंटिव्स देती है आपको हर इस सेक्टर में, मतलब इन एविडेंटली पता चलता है कि गवर्नमेंट एक्टिवली सपोर्ट कर रही है इस वाले सेक्टर को। और कंपनी ने भी ग्रोथ देखा अपना, और आई थिंक 2-3 साल पहले ही इन्होंने बंद कर दिया था अपना टीवी मैन्युफैक्चरिंग, फिर से आ गए हैं टीवी मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी का कहना ये भी है कि जो इंडिया में एक जो यंगर जनरेशन है, ऑब्वियसली उनके राइजिंग इनकम लेवल्स हैं, और वो अब सिर्फ सीलिंग फैन से काम नहीं चला सकते हैं, कूलर से काम नहीं चला सकते, उनको एसीज ही चाहिए होते हैं। और ये तो आपने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि हीट वेव जब आती है तो सीरियसली वो मतलब नेक्स्ट लेवल की होती है। पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ा है, जो 3-4 महीने होते हैं वो हीट वेव वाले, 2-3 महीने होते हैं, उसमें तो बिना एसी के रहना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कंपनी का ये कहना है कि इंडिया में अभी एसी का पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, और आगे जाके पेनिट्रेशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा कंपेयर टू द लाइक टू लाइक इकोनॉमीज। अगर चाइना में देखें वहाँ पे बहुत हाई है एसी का पेनिट्रेशन, तो इंडिया में भी विद राइजिंग इनकम लेवल्स एंड विद मोर एफ्लुएंट पीपल, द पेनिट्रेशन फॉर एसीज एंड वॉशिंग मशीन्स एंड जितना भी ये मैन्युफैक्चर करती है सब बढ़ेगा। कंपनी आई थिंक एसी के कंपोनेंट्स भी कुछ मैन्युफैक्चर करती है, जो उसके एग्जॉस्ट होता है, कूलर्स जो होते हैं उसके एसी के जो कूलर्स होते हैं, कंडेंसर होता है और एक एग्जॉस्टर होता है, उसको भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स बहुत ही अच्छा है, कंपनी एकदम वेल प्लेस्ड है। कंपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, एसी का कैपेसिटी नॉर्थ में भी कंपनी ने बढ़ाया है, और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी, रादर महाराष्ट्र में भी कंपनी का
एसी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर केपेक्स कर रही है और वहाँ पे कैपेसिटी एडिशन कर रही है, बिकॉज द कंपनी इज सीइंग सम डिमांड इन द कमिंग ईयर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ा सा कंपनी के साथ ये हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए बताना बिकॉज बहुत लोग नहीं बताते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट डिस्कस करते हैं और अच्छा अच्छा चीज़ें बताते हैं कि ये जो डिमांड है ना ये थोड़ा सिक्लिकल है। अब आप देखोगे जब विंटर्स आ जाएंगी तो एसी का डिमांड कम हो जाता है, तो उस टाइम पे एक जो एक दो क्वार्टर्स इनके होते हैं ना वो थोड़ा कम होते हैं, सबड्यूड क्वार्टर्स होते हैं, बहुत कम भी नहीं होते हैं, बट हाँ हम एनविसाज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इसका डिमांड तो कम ही रहने वाला है उस हिसाब से। लेकिन अगर हम इसकी नेक्स्ट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा, जो मैं आपको सिखाना भी चाह रहा हूँ इस वीडियो में, की रेशियोज की कुछ बात करते हैं। जब मैं बैंकिंग की बात करता हूँ तो वहाँ आरओए की बात करता हूँ, कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करता हूँ, एनपीएस की बात करता हूँ और स्लिपेजेस की बात करता हूँ। यहाँ पे देर इज नथिंग एज सच, यहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उस कंपनी की जब आप बात करते हैं। ठीक है, तो इसका हम फिक्स्ड एसेट टर्नओवर देखते हैं कितना कितना आया है। अगर वाई वाई कंपैरिजन करेंगे तो 4.51 से अभी ये बढ़ के हो गया है 4.97। एसेट टर्नओवर क्या होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स पे कितना रेवेन्यू, कितना टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो आपका एसेट टर्नओवर होता है। मुझे अच्छा ये लगा इसका एवरेज रिसीवेबल डेज ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है, 42 से 51 गया है, लेकिन आप अगर रेवेन्यू देखेंगे, मतलब आपने रेवेन्यू जो टॉप लाइन होता है, सेल्स आपने डबल कर दिया है और फिर भी आप उस डबल सेल्स पे रिसीवेबल डेज को काफी कंट्रोल करके चल रहे हो। सिर्फ 42 से सिर्फ 10 ही दिन का रिसीवेबल डेज बढ़ा है, जबकि आपका सेल्स डबल हो गया है। रिसीवेबल डेज होता क्या है, डेटर डेज, कितना देर में आपको अपने कस्टमर से पैसा मिलेगा, वो ऑन एन एवरेज हो गया 42 से 52 तक चला गया है, 10 दिन ही बढ़ा है। एवरेज इन्वेंट्री डेज, यहाँ पे तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया एकदम, बिकॉज क्या होता है जब आप कम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो और अचानक आपने अपना जो लेवल ऑफ ऑपरेशंस है, अपना सेल्स को आपने डबल कर दिया है, तो आपको इन्वेंट्री भी कमेंसुरेटली उसको डबल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री डेज भी आपका डबल हो जाएगा प्रोपोर्शनली। अगर बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो तो सिर्फ 1.5 टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन कंपनी ने बढ़ा तो नहीं है, कंपनी का इन्वेंट्री डेज 6 दिन कम हुआ है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 49.78 एवरेज इन्वेंट्री डेज हुआ करते थे पिछले साल और अभी हो गए हैं 43। मतलब डबल आपने सेल्स किया है और इन्वेंट्री तब भी आपने कम किया है, विच मीन्स कंपनी का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक होल्ड है अपनी इन्वेंट्री पे, कितना एफिशिएंटली इन्वेंट्री से सामान जल्दी 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 कंपनी बिकवा रही है। और अगर एवरेज पेएबल डेज देखेंगे, पेएबल डेज क्या होता है, आप कितने दिन में आपको पे करना है कंपनी को, तो कंपनी के एक एक थंब रूल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि रिसीवेबल डेज जितना कम हो उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, इन्वेंट्री डेज जितना कम हो उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, और जितना पेबल डेज ज़्यादा हो उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज आपको देर में पे करना है अपने सप्लायर्स को बेसिकली। तो रिसीवेबल पेबल डेज भी कंपनी के बढ़े हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा किया है। मीन्स जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिस्कस करने के, कंपनी ने सारे पैरामीटर्स पे अच्छा ही परफॉर्म किया है। और एक और फैक्टर की बात करूंगा, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है, जब भी आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए आप ऑब्वियसली रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए मार्केटिंग करेंगे और 10 तरह की चीज़ें करेंगे जब तक वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो फ्रॉम द टाइम यू मेड योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल टू द टाइम दैट द प्रोडक्ट इज मेड एंड सोल्ड एंड यू गॉट द कैश, तो यहाँ आपने इन्वेस्ट किया और आज से 20 दिन बाद वो प्रोडक्ट बन के मार्केट होके बिक के उससे कैश जब आएगा, तो वो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल होता है, कितनी जल्दी आप कैश को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल सेल। तो वो कंपनी का रिड्यूस हुआ है, पहले 38.54 डेज था, अभी 36.54 डेज हो गया है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी जितना कम किसी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होता है, द लेस द बेटर। और अगेन ये भी राइट पैरामीटर पे राइट टिक किया है। अब हम आरओई की बात करते हैं, आरओसीई की बात करते हैं। तो आरओई का कंपनी का थोड़ा कंप्रेस हुआ है, बट उसके पीछे एक डिफरेंट रीजन है। इट्स नॉट बिकॉज द कंपनी हैज बिकम लेस एफिशिएंट, इट्स जस्ट बिकॉज कि जो कंपनी का एक्विटी बेस है वो बहुत बढ़ गया है, कंपनी का डेट कम हो गया है, कंपनी का एक्विटी बढ़ गया है। अब उस बढ़ी हुई एक्विटी पे तो आपका आरओई कम दिखेगा आपको, वही चीज़ इस कंपनी के साथ हुई है। लेकिन अगर जब हम एक अच्छा पैरामीटर ये होता है कि हम आरओसीई से देखते हैं, विच इज़ योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आपका डेट का कैपिटल भी आ जाता है और इक्विटी का कैपिटल भी आ जाता है, जितना भी आपने कैपिटल डाला है उस पर आप कैसा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो।
22.8% लास्ट ईयर था, इस बारी 28% हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल में भी बहुत मीन्स ब्लॉकबस्टर इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो ये सारे की रेशियोज है। अब किसी भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसके लिए आप ये सारे रेशियोज को एकदम क्लोजली ट्रैक करना, किस तरीके से जा रहे हैं। मैंने बहुत ही कम देखा है ऐसा, बहुत ही जो फर्स्ट क्लास कंपनीज होती हैं उनमें ऐसा होता है कि सेल्स भी डबल कर दी है और इन्वेंट्री डेज भी कम आपने किया है, पेबल डेज भी आपने बढ़ा दिया है और रिसीवेबल्स को भी बढ़ने से आपने रोका है, कैश कन्वर्जन साइकिल को भी आपने रिड्यूस किया है। तो इट्स अ विन विन, मतलब ऐसा कंपनी कहीं मिल जाए तो, और वो भी कम लेवल पे। अभी तो थोड़ा वैल्यूएशंस कंपनी के ऑब्वियसली आज इट वाज अप बाय मोर देन 12%, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा अब रिस्की हो गया है, लेकिन देखते हैं अगर कोई डीप करेक्शन आता है तो इट माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट नो रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल ऑब्वियसली। अब हम गाइडेंस की बात करते हैं इस कंपनी की। मैंने बोला ना, ग्रुप लेवल पे तो कंपनी गाइड कर रहा है 55% का, लेकिन ग्रुप लेवल में एक जेवी भी आता है जिसमें कंपनी ने अपना टेलीविजन वाला डिपार्टमेंट दे दिया है उस जेवी को, और वो कंपनी का स्टैंड अलोन में काउंट नहीं होगा। तो स्टैंड अलोन में सिर्फ अगर उस जेवी को हटा दे तो कंपनी कह रही है हमारा इंक्रीज होगा 33% का, 33% का टॉप लाइन इंक्रीज होगा। और जो मार्जिन कंपनी बता रही है, कंपनी द मैनेजमेंट इज सेइंग दैट वी हैव अ स्लाइटली अपवर्ड बायस ऑन द मार्जिन साइड। तो मार्जिन भी हम इम्प्रूव करने की सोच सकते हैं कि मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। और दूसरा, कंपनी ये तो कह रही है कि 33% से कंपनी को खुद लगता है कि उसका रेवेन्यू FY25 में जनरेट कर पाएगी 33% मोर रेवेन्यू देन FY24। तो मार्जिन इस हिसाब से, गाइडेंस इस हिसाब से है कंपनी का, बहुत ही अच्छा गाइडेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कंपनी का, especially if we consider the already doubled base of the company। इस डबल बेस पे भी कंपनी आगे 33% का ग्रोथ करेगी, देखना होगा करती है या नहीं, क्या पता। कंपनी वैसे जब इसका रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ टाइम से, कुछ कहती जब है तो उससे अच्छा ही करती है कंपनी। इट प्रोमिसेस समथिंग एट इट ओवर डिलीवर्स ऑन इट्स प्रॉमिस। तो ऐसी कंपनीज आपको ट्रैक करनी है। जब मैनेजमेंट आके कोई गाइडेंस दे रहा है कि हम 20-25% से ग्रो करेंगे, और जब वो रिजल्ट निकालता है तो वो 28, 30, 35% से ग्रो कर रहा होता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। स्टॉक भी बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करता है जब ऐसी कंपनीज का रिजल्ट आता है। तो ये था आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। तो आई थिंक मेजर जो पॉइंट्स है मैंने डिस्कस कर दिए हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में पूछ सकते हो। सेकंड मैं डिस्कस करूंगा एक्सिस बैंक को लेके। अब एक्सिस बैंक का बिजनेस मॉडल वही सेम, बैंकिंग का तो वही बिजनेस मॉडल होता है ना, मार्केट से पैसा उठाया, डिपॉजिट से पैसा उठाया, इफ यू आर अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और आपने कस्टमर्स को दिया, बीच का जो स्प्रेड आपको मिला उस इंटरेस्ट पे, वो आपका प्रॉफिट हो गया। ये बैंक का बिजनेस मॉडल होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो वेट अ सेक, हाँ यस, तो इसमें एक रिटेल सेगमेंट आता है, एक कॉर्पोरेट सेगमेंट आता है, ठीक है। अब हम रिटेल सेगमेंट में प्रोडक्ट्स देखते हैं, सेगमेंट देखते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी टारगेट करती है, ठीक है। तो होम लोन्स का एक अलग इसका सेगमेंट हो गया, रिटेल के ही अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कॉर्पोरेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। रिटेल में होम लोन्स आ गए, वो 28% होम लोन्स प्रोवाइड करती है। रूरल लोन्स प्रोवाइड करती है 15%, पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करती है 13%, ऑटो लोन्स प्रोवाइड करती है 10%। अब और भी हैं, एसएसबी, लैप विच इज़ योर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, क्रेडिट कार्ड्स, और दो तीन कैटेगरीज और हैं। तो जब हम पूरे रिटेल कैटेगरी को देखते हैं ना, तो 70% ऑफ द रिटेल कैटेगरी इज सिक्योर्ड। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो कस्टमर्स को लोन दिया है, कस्टमर्स ने कुछ ना कुछ कोलैटरल पे रखा है, और बाकी आपका 29% अनसिक्योर्ड होगा। एंड आई एम एज्यूमिंग जो अनसिक्योर्ड है उसमें पर्सनल लोन्स ज़्यादा होंगे, जिसमें ऑब्वियसली पर्सनल लोन्स में आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए कंपनीज को, बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें मिलता है अपने कस्टमर्स से जब वो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, और वो मार्जिन एक्रेटिव होता है। मार्जिन उस ऐसे लोन्स ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो मार्जिन इंक्रीज होता है, बट यू ऑब्वियसली रन द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन सच लोन्स। तो ये रिटेल बुक की बात है। इसकी कॉर्पोरेट में भी कंपनी का एक्सपोजर है ठीक ठाक। तो इसके हम फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करते हैं, कंपनी का फाइनेंशियली कैसा रहा है ये क्वार्टर। ऑलराइट, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम वाई की बात करें, अगेन बैंकिंग में भी मैं वाई की बात करूंगा, बिकॉज क्वार्टर ऑन क्वार्टर सही कंपैरिजन नहीं देता है, बिकॉज Q4 जो अभी गया है इससे जस्ट पहले जो क्वार्टर था
लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 वो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है सीजनली, और ये थोड़ा सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो कंपैरिजन ठीक नहीं है दोनों के बीच में, हो नहीं पाएगा। इसीलिए वाई ओ वाई कंपेरिजन करना ठीक रहेगा। वाई ओ वाई अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो वो 12% से इंक्रीज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम बेसिकली क्या, आपका इंटरेस्ट इनकम माइनस योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेट कहीं पे भी आ जाता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि नेट ऑफ व्हाट, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज नेट ऑफ योर नेट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो फी इनकम की बात करें तो 16% से फी इनकम ग्रो किया है। फी इनकम में कंपनी का क्या क्या आता है, एक तो ट्रेडिंग इनकम आ गया, और दूसरा ये ईएमआई कार्ड्स प्रोवाइड करती है तो उसका इनकम आ गया। आपको कॉर्पोरेट अगर लोन्स दिया है, एसएमईज को लोन्स दिया है, और वो ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो ऑब्वियसली पेमेंट जो सेटलमेंट सिस्टम होता है बैंक ही प्रोवाइड करेगा, एनबीएफसीज तो प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं और ये सब। और कंपनी बैंक जो होता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी सेल करता है तो उससे भी फी जनरेट करता है, और फी इनकम भी काफ़ी सब्सटेंशियल होने लगी है अब बैंक्स की। पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो ये ट्रेंड रहा है, इंडस्ट्री वाइज ट्रेंड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 11% से ग्रो किया है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसीलिए कंपनी का ग्रो किया है बिकॉज कंपनी, एक तो एक चीज़ होती है रिटर्न एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन योर कैपिटल, इसको हम रैरॉक भी कहते हैं। तो कंपनी ना ग्रेन्युलैरिटी चाह रही है अपने लोन्स में। मीन ऐसा, ग्रेन्युलैरिटी का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे कस्टमर्स को पकड़ो रादर देन कम कस्टमर्स को पकड़ो लेकिन उनको ज़्यादा लोन दो, ऐसा नहीं। कंपनी चाहती है हम भले ही हम कम टिकट साइज में लोन्स दें, ग्रैन्युलर रखें, लेकिन ज़्यादा लोगों को लोन दें ताकि डाइवर्सिफाई हो जाए रिस्क। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर को पकड़ा, वो वेल्दी कस्टमर है, और कॉम्पेंसेट करने के लिए लोन ग्रोथ को उसी को बहुत सारा लोन पकड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर आगे जाके वो डिफॉल्ट करेगा तो कंसंट्रेशन रिस्क आता है बैंक के पास। इसीलिए एक ग्रैन्युलैरिटी जब आपको चाहिए तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ करना होता है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में आपको स्पेंड करना होता है, टेक्नोलॉजी में आपको स्पेंड करना होता है। तो इसी वजह से कंपनी का ये कहना है कि हमारा कॉस्ट थोड़ा जो इस बारी बढ़ा है, ओपेक्स थोड़ा जो हमारा बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू गेट मोर ग्रैनुलर इन आवर लोन बुक। ठीक है। पैट का देखेंगे तो 4% से ही बढ़ा है सिर्फ पैट, और वो क्यों बढ़ा है उसके बारे में थोड़ा मैं समझाऊंगा क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने सुनी थी कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसको मैं क्लब करके बताऊंगा रिजल्ट के साथ। तो पैट आपका सिर्फ 4% से बढ़ा है, तो देयर इज नो ऑपरेटिंग लेवरेज है। अब ये क्यों बढ़ा है, सिर्फ 4% से क्यों बढ़ा है पैट? हुआ क्या, Q4 ऑफ FY24 से जब कंपनी Q1 पे आई अभी, तो जो कॉर्पोरेट लोन्स थे, कंपनी ने जो कॉर्पोरेट लोन्स दिए हैं उसमें थोड़ा स्लिपेज आ गया और रिकवरीज थोड़ा स्लो हो गई। तो 55% ऑफ जो इनका नेट क्रेडिट कॉस्ट इनका जो बढ़ा है वो 55% सिर्फ इसी वजह से बढ़ा है। और कंपनी का ये कहना है आगे जाके कि जो नेचर ऑफ रिकवरीज फ्रॉम कॉर्पोरेट इज ऑलवेज इंटरमिटेंट, कभी आता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि वो लोन डिफॉल्ट कर गया है या फिर वो एनपीएस हो गया, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा टाइम लैग के बाद आएगा लेकिन कंपनी इज होपफुल कि वो आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू ट्रैक इट कि रिकवरीज कैसे हुई हैं कॉर्पोरेट में आगे जाके। तो वो तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में जब कंपनी रिजल्ट डिस्कस करेगी तो हम देख लेंगे। बाकी बाकी बताने के लिए अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे, क्योंकि दो चीज़ें एक्सिस बैंक में, इसकी सब्सिडियरीज भी हैं, तो मैं स्टैंड अलोन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे ही बात करूंगा। सब्सिडियरीज को अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा, उनका बिजनेस मॉडल और उनका रिजल्ट भी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आरओए की बात करें तो वो 1.83 लास्ट ईयर से अभी 1.70 पे आ गया है। आरओए कंपनी का कम हुआ है। ये क्वेश्चन एनालिस्ट का भी था कि कब जाके आरओए वापस हमारा 1.8 1.9 होगा, जो कंपनी गाइड करती है ओवर अ लॉन्गर टर्म। और आरओई देखें तो आरओई भी 19.44 से 16.68 आया। अगेन वही रीज़न है कि स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं कंपनी के थोड़ा सा। और बाकी तो आई थिंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे बात करनी थी। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर देखा जाए टीयर 1 का, आई थिंक मैंने कहीं यही लिखा था कैपिटल एडिक्वेसी, वेट, हाँ, कैपिटल एडिक्वेसी 16.65 है, और टीयर 1 का इसमें हम देखेंगे तो 14.06। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है, आपके पास तीन टाइप की कैपिटल होती है बैंक में यूजुअली, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल एंड टीयर 3 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में वो कैपिटल होती है जो आप इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं, आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, रिजर्व्स और
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आप तुरंत लिक्विडेट कर सकें, मतलब आप आज बेचा और आज आपको पैसा मिल जाएगा उसका। टियर टू में थोड़ा सा ऐसी एसेट्स आते हैं, ऐसी जो जो थोड़ा टाइम लगता है जिनको लिक्विडेट करने में, और टियर थ्री में तो और ज़्यादा टाइम लगता है उनको लिक्विडेट करने में। तो सी का सिंपल मतलब ये होता है कि सपोज आपने 100 रुपए का लोन इस क्वार्टर में गवर्नमेंट को दिया, 100 रुपए का लोन आपने एसएमई को दिया, और 100 रुपए का लोन आपने पर्सनल लोन दिया विच इज योर अनसिक्योर्ड लोन। तो जब आप गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हो ना, तो उसके लिए आपका रिस्क वेट होता है 0%, बिकॉज गवर्नमेंट की तो सॉवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट कैन नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स ओन लोन जो उसने लोन लिया है बैंक से। तो उसके लिए हम जीरो अमाउंट रिस्क एडजस्टेड करते हैं। अब सपोज एसएमई के लिए आरबीआई कहता है कि 50% आपको रिस्क एडजस्टेड लेना है, तो हमने 100 रुपए का लोन दिया है तो 50% उसका देखें हम 50 रुपीज़ आ गया, 50 रुपीज़ हमें रिस्क एडजस्टेड लेना पड़ेगा। और थर्ड कैटेगरी में हमने जहाँ कंज्यूमर लोन दिया था जो अनसिक्योर्ड था, सपोज आरबीआई आके जैसे उसने कहा कि 125% हमने इसको रिस्क एडजस्टेड लेना पड़ेगा आपको, तो विच मीन्स हमने लोन तो 100 रुपए का दिया है अनसिक्योर्ड वाले सेक्शन में जो पर्सनल लोन दिया है, लेकिन हमको रिस्क एडजस्टेड उसका रखना पड़ेगा 125। तो तीन टाइप के हमने लोन दिए। जीरो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला हमने उसका रिस्क एडजस्टेड रखा जीरो, एसएमई का हमने रखा 50, और कंज्यूमर का हमने रखा 125। तो जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालेंगे तो हम टोटल कैपिटल देखते हैं विच इज योर टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल प्लस टीयर थ्री कैपिटल डिवाइडेड बाय योर रिस्क एडजस्टेड जो एसेट्स होते हैं वो कितने हैं, 0 + 50 + 125, तो 175। इस केस में आप अपना डिवाइड करके जितनी आपकी कैपिटल होगी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल लेंगे। बैंक्स के लिए आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैपिटल एडिक्वेसी का 12%। पब्लिक सेक्टर के लिए आई थिंक और कम है, 9 या 10 है। तो कंपनी का तो 16 है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और टीयर वन कैपिटल को अगर सिर्फ टीयर वन कैपिटल न्यूमरेटर में हम रखेंगे, टीयर टू टीयर थ्री को हटा देंगे, तब भी 14% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक के पास है। और बैंक ने ना 5,000 करोड़ का प्रोविजन ऐसा रखा हुआ है अपने पास जो बैंक ने कैपिटल एडिक्वेसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इससे ये कैपिटल को अपना बोल्स्टर कर सकती है। तो 40 बेसिस पॉइंट्स का वहाँ पे कुशन आ जाएगा अगर हम ये वाली कैपिटल को भी कैलकुलेट करें, बट करा नहीं है कंपनी ने, एंड फॉर रीजंस दैट आर नोन ओनली टू द कंपनी, नॉट टू द इन्वेस्टर कम्युनिटी सैडली। बाकी आई थिंक इसकी ग्रॉस एनपीए भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है और एनएनपीए भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। ग्रॉस एनपीए कंपनी का 1.54 पे आ गया विच वाज 42 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आया वाई ओ वाई, और एनपीए नेट एनपीए आपका आ गया है 0.34 का, और ये भी 7 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है वाई ओ वाई। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में यही डिफरेंस होता है कि नेट एनपीए डज नॉट इंक्लूड योर प्रोविजंस, और ग्रॉस एनपीए में प्रोविजंस इंक्लूडेड होते हैं, तो इसीलिए जेएनपीए ज़्यादा ही होता है हमेशा एनएनपीए से। तो मतलब कंपनी का ठीक है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है, और फिलहाल इस क्वार्टर में कंपनी को दिक्कत आया ऑब्वियसली, जो कॉर्पोरेट में स्लिपेजेस आए हैं, तो देखना पड़ेगा कलेक्शन एफिशिएंसी बैंक की आगे जाके कैसी रहती है, रिकवरीज कैसा रहता है, अपग्रेड्स कैसा रहता है, स्टेज 2 से स्टेज 1 में आते हैं वो एसेट्स या नहीं आते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड मुझे कमेंट्री सुन के ये लगा कि, और एंड दिस इज़ एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम ऑल्सो, कंपनी ने ये कहा है कि हमने जब क्रेडिट ब्यूरो से बात किया तो हमें ये पता चला जो अनसिक्योर्ड लोन्स एकदम बहुत स्पीड से पूरी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, हर बैंक प्रोवाइड कर रहा है, हर एनबीएफसी प्रोवाइड कर रही है, जो ये अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे हमको थोड़ा रिस्क लगने लगा है अब पूरे इंडस्ट्री से के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे। लेकिन कंपनी का जो इंटरनल रिस्क का मैट्रिक होता है अभी उसे क्रॉस नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी ये समझ है ये कमेंट्री पढ़ के कि आगे जाके कंपनी रिटेल के जो पर्टिकुलरली जो अनसिक्योर्ड वाला पोर्टफोलियो है वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा कंपनी डेलिबरेटली कम करके करने वाली है। और ये भी कंपनी ने कहा है कि हम अभी अपने रैरॉक के हिसाब से विच इज़ अगेन योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, उसके हिसाब से हमें अभी कमर्शियल लोन्स और मिड कॉर्पोरेट और स्मॉल बिजनेस बैंकिंग के लोन्स देने में हमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं अभी, क्योंकि हमें वहाँ रिटर्न मिल रहा है जो हमें चाहिए, विच इज़ योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न
इसीलिए यूज़ करते हैं ना, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप तो सारे लोन्स अनसिक्योर्ड ही दे दोगे, आपको प्रॉफिट भी बहुत हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट का। तो आप मतलब उसको रिस्क को एडजस्ट करके नहीं चल रहे हो। तो जब भी आप अपना रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना चाहते हैं किसी भी आगे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में, तो बैंक को, ये बैंक पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक तो हमेशा कहता है कि हम रिस्क को एडजस्ट करके चलते हैं। हम अपना एयूएम मिक्स या फिर लोन मिक्स इस हिसाब से रखते हैं कि ना हमारी प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो और ना हमारा आगे जाके कोई एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आए। तो आई थिंक मैंने ये सब डिस्कस कर दिया। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट जो मैंने बोला कि आगे जाके मिड कॉर्पोरेट्स और एसएमई पे जो ज़्यादा फोकस करने वाला है बैंक, वो इसीलिए भी करने वाला है क्योंकि जब इन कस्टमर्स को बैंक टारगेट करता है तो करंट अकाउंट बैंक्स के पास बहुत खुलते हैं, क्योंकि बिजनेसेस तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं मोस्टली। तो करंट अकाउंट में कंपनी को पे भी कुछ नहीं करना होता है, तो इससे कंपनी का कासा डिपॉजिट भी बहुत मतलब अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। सॉरी, एक एक और चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया हूँ, वो है कासा डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बैंक के लिए, मतलब इसके डिस्कशन के बिना तो मुझे नहीं लगता डिस्कशन कंप्लीट होता। इसीलिए जो अभी जो बैंक का कासा डिपॉजिट है वो 42% है। ये कम हो रहा है, बैंक का कासा डिपॉजिट लास्ट ईयर ये 46% हुआ करता था। जितना ज़्यादा आपके पास कासा डिपॉजिट है, कासा डिपॉजिट इज बेसिकली योर करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट आपका कासा डिपॉजिट्स होगा एज अगेंस्ट योर टर्म डिपॉजिट्स, तो उतना ही ज़्यादा कम आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा। और अगेन हमेशा वही लॉजिक, जितना कम कॉस्ट ऑफ फंड उतना कंफर्टेबल होता है बैंक, उतना कंफर्टेबली प्लेस्ड होता है बैंक। तो कम, अब ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम फॉर द बैंक। डिपॉजिट क्रंच पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है सबको, तो कासा डिपॉजिट हर किसी के कम हो रहे हैं। अब मैं इसको अगर एचडीएफसी से कंपेयर करूं तो उसको तो डबल वैमी है, दोनों तरफ से उसको मार पड़ रही है एचडीएफसी को। पहला तो डिपॉजिट क्रंच सिस्टम का, लोग अपना डिपॉजिट बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसा बहुत कम रख रहे हैं। तो एक तो एचडीएफसी को ये मार पड़ रही है। दूसरा, जब उसने लास्ट ईयर एचडीएफसी लिमिटेड की बैलेंस शीट को अपने से जोड़ा, पूरा रिवर्स मर्जर किया उसके साथ, तो उसका भी बैलेंस शीट आ गया और उसका बैलेंस शीट में तो कासा डिपॉजिट्स था ही नहीं, तो इसीलिए उसका कासा डिपॉजिट 6 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन हो गया। वही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एचडीएफसी बैंक के साथ उसको ग्रो करने में। अब हम गाइडेंस की बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो गाइडेंस तो कंपनी देती नहीं है, लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि जितना भी सिस्टम लेवल पे क्रेडिट ग्रोथ चाहेगा, मींस लोन ग्रोथ जितना भी होगा, उससे हम 300 टू 400 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा ही करेंगे बिकॉज ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा रीच बहुत ज़्यादा है। तो सपोज अगर इंडस्ट्री लेवल पे लोन ग्रोथ चल रहा है 13-14% का, तो एक्सिस बैंक करेगा 18% से ग्रो, 17% से ग्रो। ऑब्वियसली वी विल हैव टू लुक एट इट, बिकॉज एकदम we cannot take the management and their words and their guidance for granted. We only have the option to track the business as and when it uploads and announces its results. तो आई थिंक मैंने दोनों को फेयरली डिस्कस कर दिया है। और कुछ आपको प्रॉब्लम है दोनों ही बिजनेस मॉडल में या कुछ जानना है उनके साथ दोनों मॉडल्स को लेके, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।